आपको बताएंगे मशरिक वस्ता में नई जंग छिड़ गई। हमास का इसराइल पर बड़ा हमला, सिहोनी दिफाई कुव्वत को हिलाकर रख दिया। जमीन, समंदर और फजाई हमलों के बाद इसराइल फोर्सेस की पसपाई। सिहोनी इंतहा पसंदों ने गैर कानूनी बस्तियां छोड़कर दौड़े लगा दी। फौजियों समेत 40 इसराइली हलाक, 700 से ज्यादा जख्मी और दर्जनों को यरगमाल बना लिया। हमास ने ऑपरेशन को अल-अक्सा तूफान का नाम दे दिया। इसराइली टैंकों समेत सेहूनी असलहे के मुतादिद डिपों पर कब्जा कर लिया। हमास के तर्जुबान का कहना है कि अभी ऑपरेशन की शुरुआत है, नताइज आएंगे तो दुनिया हैरान रह जाएगी। मशरिक वस्ता में नई जंग छिड़ गई। हमास का इसराइल पर बड़ा हमला सेहूनी दिफाई कुव्वत को हिलाकर रख दिया। जमीन, समंदर और फजाई हमलों के बाद इसराइली फोर्सेस की पसपाई। सेहूनी इंतहा पसंदों ने गैर कानूनी बस्तियां छोड़कर दौड़े लगा दी। फौजियों समेत 40 इसराइली हलाक हो गए, 700 से ज्यादा जख्मी हुए और दर्जनों को यरगमाल भी बना लिया गया है। हमास ने ऑपरेशन को अल-अक्सा तूफान का नाम दे दिया। जी बिल्कुल, हमास ने 5000 मिसाइल फायर करके इसराइली दिफाई निजाम आयरन डोम को खाली कर दिया। गजा की नाकाबंदी करने वाली बाढ़ काट कर फलस्तीनी जंगजू और पैराग्लाइडर इसराइली हदूद में दाखिल हुए और फायरिंग शुरू कर दी। हमास के जंगजुओं ने फौजियों को टैंकों से बाहर निकाला और घसीटते हुए ले गए। अरब इसराइल जंग के बाद पहली बार इसराइल को इतनी बड़ी मज़ाहमत का सामना है। हमास ने 5000 मिसाइल फायर करके इसराइली दिफाई निजाम आयरन डोम को खाली कर दिया। गजा की नाकाबंदी करने वाली बाढ़ काटकर फलस्तीनी जंगजू और पैराग्लाइडर इसराइली हदूद में दाखिल हुए और फायरिंग शुरू कर दी। हमास के जंगजुओं ने फौजियों को टैंकों से बाहर निकाला और घसीटते हुए ले गए। अरब इसराइल जंग के बाद पहली बार इसराइल को इतनी बड़ी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मशरिक वस्ता में नई जंग छिड़ गई। हमास का इसराइल पर बड़ा हमला, इसराइल का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। हमास के रॉकेट हमलों के बाद इसराइल ने गजा पर चढ़ाई कर दी। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक 161 फलस्तीनी शहीद जबकि 931 जख्मी हो चुके हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है कि हमला करने वालों को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। हमास के रॉकेट हमलों के बाद इसराइल ने गजा पर चढ़ाई कर दी। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक 161 फलस्तीनी शहीद जबकि 931 जख्मी हो चुके हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है कि हमला करने वालों को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। अमेरिका, यूरोप, बरतानिया समेत कई मुमालिक ने इसराइल की हिमायत का ऐलान कर दिया। दुनिया के ताकतवर तरीन मुमालिक ने गजा में होने वाली हर किस्म की कार्रवाई को इसराइल का हक करार दिया। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन कहते हैं इसराइल को अपने दिफा का पूरा हक है। बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा जेम्स कैलवर्की की वाक़े की मजम्मत ट्वीट में कहा, बरतानिया हमेशा इसराइल के अपने दिफा के हक की हिमायत करेगा। बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा जेम्स क्लेवरली की वाक़े की मजम्मत और ट्वीट में लिखा कि बरतानिया हमेशा इसराइल के अपने दिफा के हक की हिमायत करेगा। और इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर उमूरे मशरिक वस्ता मंसूर जाफर साहब ने। मंसूर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मशरिक वस्ता में एक नई जंग छिड़ गई है और अरब इसराइल जंग के बाद ये पहली बार है कि इसराइल को इतनी बड़ी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। आपके ख्याल में हालात किस तरफ जा रहे हैं? यकीनन जी, ये इसराइल और गजा और फ़लस्तीन की मालूम तारीख में ये सबसे बड़ी मुज़ाहमत है। माजी में होने वाली जितनी भी इसराइल के खिलाफ जंगें थी वो मुख्तलिफ मुल्कों का अलायंस जो है वो लड़ता रहा है। ये पहली बार है कि किसी एक तंजीम ने सिर्फ और सिर्फ 144 मुरब्बा किलोमीटर का रकबा जो है, जिसे पिछले तकरीबन 15 सालों से इसराइल ने अपने कड़े मुहासरे में ले रखा है, जहाँ पे बैरूनी दुनिया से किसी अशय खोरोनोश तक जो है उसकी आमद जो है वो स्कैन होके आती है। उस इलाके से एक इतनी बड़ी मिलिट्री कार्रवाई जो है वो हो जाना, वो इसराइल के अपने जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स हैं और ख़ास तौर पे जो उनकी इंटेलिजेंस नाकामी है उसका मुंह बोलता सबूत है। और ये उनके लिए एक आई ओपनर है कि जिस अपने सिक्योरिटी ऑपरेटर्स और अपने इंटेलिजेंस लवाजमात की वो दुनिया भर में मशहूरी करते फिरते हैं कि हमारे पास से बहुत यानी अच्छा हम सर्विलेंस का सामान बेचते हैं, और बहुत सारे खत्ते के ममालिक जो हैं वो उनकी इस खूबी की वजह से उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं और उनके साथ सफारती ताल्लुकात और दीगर नौइयत के जो मामलात हैं उनमें तालमेल बढ़ाने के लिए जो है वो आए रोज़ परेशान रहते हैं। तो कम से कम उन तमाम लोगों की आंखें खुल गई हैं कि इसराइल ने अपना जो एक
नाम ने हर सिक्योरिटी हसार और अपना एक मिलिट्री माइट जो है वो क्रिएट कर रखा था, उसे गजा के निहत्ते अवाम ने बिल्कुल जिसे कहना चाहिए खाक में मिला के रख दिया है। और अब इसराइल अपने जख्म चाटने पे मजबूर है, और यही वजह है कि वो अब अपनी खजालत मिटाने के लिए अपनी उसी मिलिट्री माइट जिसको वो पहले बुरी तरह आश्कार कर चुका है, अब उसका बेदरेग इस्तेमाल करते हुए वो गजा पर एक खुली जंग जो है वो मुसल्लत किए हुए है। और उसके नतीजे में जिस बड़े पैमाने पे वहाँ से जानी और माली नुकसान की इतलात आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि वो अब असल इम्तिहान है बैन अवी बरादरी का, मुस्लिम दुनिया का, कि वो इसे इसराइल का हक दिफा का नाम दे के ठंडे पेटों बर्दाश्त करेंगे, या कि वो फ़लस्तीनियों के साथ अपने इस मज़ाहमत की जद्दोजहद, जो कि एक इंटरनेशनली रिकगनाइज लिजिटिमेट राइट है कि जिसके तहत उनके इलाके पर एक कब्जा किया गया है, तो उन्हें अपना कब्जा वागुजार कराने के लिए मज़ाहमत का हक हासिल है और मुसल्लह जद्दोजहद का हक हासिल है, जिसे बैन अवी चार्टर, बैन अवी कवानीन एक जायज़ हक के तौर पर तस्लीम करते हैं। और माजी में इसी हक को इस्तेमाल करते हुए बहुत से खित्ते जो हैं वो अपनी आज़ादी उन्होंने हासिल की है। तो ये सब मैं समझता हूँ कि अब सही मानों में जिसे आप कहना चाहिए जो ताकत का तवाज़ुन है और खित्ते में जो पॉलिटिकल अलाइंसेस हैं वो एक बार खुल के सामने आएंगे कि यहाँ पे जैसे माजी में अमेरिका के एक सदर कह चुके हैं कि आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। अब फ़लस्तीनियों को मालूम हो जाएगा कि कौन से लोग उनका साथ देते हैं और कौन से लोग उनके खिलाफ खड़े होते हैं। तो ये एक लिहाज से अगर कहा जाए हक को बातिल की जंग है कि कौन इस हक की जद्दोजहद में फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा होगा और कौन जो है इसराइल के साथ जो है उसकी जारहियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और उनके मज़ालम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इसराइल के सफ़ों के अंदर देखा जाएगा। तो ये एक ऐसी कैफियत अब डेवलप हो गई है गजा के अंदर, और जिसका मैं समझता हूँ कि इस खित्ते की पूरी रीजनल पॉलिटिक्स जो है उस पर दूरदर्श नताइज मुरतब होने जा रहे हैं। सही जी, हक व बातिल की जंग है। मंसूर जाफर साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। माहिर कौमी सलामती अमूर सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। जैसे कि ये जंग अब छिड़ गई है और हमास के तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि ऑपरेशन की अभी शुरुआत है, मजीद नताइज जाएंगे। आप इस मामले को कैसे देखते हैं और बैनुल अक़वामी बरादरी का इसमें क्या किरदार होना चाहिए, क्या समझते हैं? जी बहुत शुक्रिया। जी देखिए, मैं तकरीबन 1967 से अगर आप देखें तो पिछले तकरीबन 56 साल में हमास की जानिब से या किसी भी फ़लस्तीनी तंजीम की जानिब से मैं समझता हूँ ये अपनी नौइयत का सबसे बड़ी मिलिट्री की कार्रवाई है, लैंड एयर सी तीनों डोमेन्स में। और इसका जो स्केल है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है कि 20 मिनट में उन्होंने 5000 रॉकेट्स दाग के बिल्कुल एक्सपोज कर दिया और सैचुरेट कर दिया इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को। लेकिन ये बिल्कुल शुरुआत है। और दूसरी बात ये है कि यकीनन इसराइल जो है उनका ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी है। आज के दिन की एक सिंबॉलिक अहमियत भी इस वजह से है कि 1973 की जो जंग थी, यौम किपुर वॉर, उसकी भी ये 50वीं एनिवर्सरी है और आज छुट्टी का दिन था इसराइल में, तो उनके लिए कंप्लीट ये सरप्राइज भी था और एक इंटेलिजेंस फेलियर भी था। अब आते हैं बैनुल अक़वामी रिस्पॉन्सेस की तरफ। मुख्तसरन आपने देख लिया है कि जो बड़ी मगरबी ताकतें हैं, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, उन्होंने तो खुल के इसराइल को सपोर्ट किया है और इसको दहशतगर्दी करार दिया है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है ये हुआ क्यों है और इसकी टाइमिंग और इसके मकासद क्या हैं? इसके दो लेवल पे मकासद आपको सामने नजर आ रहे हैं कि फ़लस्तीनी जो हैं वो अब बतदरीज अरब दुनिया से, आलमी बरादरी और आलमी इदारों से नाउमीद होते जा रहे हैं और उनका एक तरह से ये एक डेस्परेट एक्ट है, क्योंकि अब जबकि इसराइल और अरब ममालिक के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो रहे हैं तो उसको बहुत तशवीश से देखते हैं फ़लस्तीन के अब हमारा कोई वाली वारिस नहीं रहेगा और मसला फ़लस्तीन जो है वो दफन हो जाएगा। इसलिए वो समझते हैं कि इस ऑपरेशन के जरिए से, इस लास्ट डिच और डेस्परेट ऑपरेशन के जरिए वो अरब दुनिया और मुस्लिम दुनिया को मजबूर करेंगे कि वो सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि फ़लस्तीनी जो हैं वो अरब दुनिया से नाउमीद होते जा रहे हैं। यही सवाल मैं लेके जाऊंगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। ब्रिगेडियर साहब, जैसा कि सैयद मोहम्मद अली साहब भी जिक्र कर रहे थे कि फ़लस्तीनी जो हैं वो अरब दुनिया से नाउमीद होते जा रहे हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं कुछ अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम भी कर रहे हैं, उनसे ताल्लुकात भी उस्तवार कर रहे हैं।
اب ان کے لیے کتنی مشکل ہوگی جو ریجنل پولیٹکس ہے اس پورے خطے کی، اس پر اس کا کیا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ آئی تھنک یہ چیزیں کافی کور کر دی ہیں سید علی صاحب نے بھی اور مسعود جعفر صاحب نے بھی. میں صرف ہائی لائٹ کروں گا کہ جو جیو پولیٹیکل اس کا امپیکٹ آئے گا، ایک تو یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے ڈرا کیا ہے، اٹیک دی ہارٹ آف اسرائیل، جنگ کو لے گئے اسرائیل کے اندر، اور 3 ڈائمینشنل ہے، اور اس میں اسرائیل کا بہت بڑا نقصان ہوا، اس میں ہزیمت بھی اٹھانی پڑی، اس میں ایک میجر جنرل بھی ان کا پکڑا گیا ہے اور کافی زیادہ کیجویلٹیز. ابھی آ جاتے ہیں کہ اندر جو اکنامک اور جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کیا ہو رہی تھی. ایک تو آپ کو یاد ہوگا انڈیا، مڈل ایسٹ، اسرائیل، یورپ کوریڈور بن رہا تھا، اور اگر اسرائیل میں آگ لگتی ہے تو یہ کوریڈور تو ٹیکنیکلی جو ہے اپنی انسپشن پہ ہی اپنی موت آپ مر گیا. سو اٹس اے بگ میسج. اس طریقے سے جو سائڈ پہ 2 بڑے ممالک ہیں اس کا ایسی ذکر نہیں ہے، اس میں ایک مصر ہے اور ایک ترکی ہے جو اپنے کوریڈورز بنا رہے ہیں. مصر آلریڈی آئی تھنک سوئز کینال کا اس کا ہے بہت بڑا، اور ان کے پاس لیوریج بھی ہے اور ان کے ریسورسز ہیں، ادھر سے پیسہ بھی آتا ہے. تو ایجپٹ بھی آئی تھنک جو اس کوریڈور سے ڈسٹرب تھا، اور ٹرکی بھی. تو کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل گیم پلے بھی ہو سکتا ہے. ابھی حماس نے کال کیا حزب اللہ کو کہ ناردرن فرنٹ کھولیں لبنان سے، اگر وہ کھلتا ہے اس کا ایران بھی آئے تو یہ آئی تھنک اٹ ول ناٹ ریمین ریسٹرکٹڈ ٹو اسرائیل پیلسٹائن. یہ وار شاید آگے پھیلے گی. آپ کے خیال میں یہ وار شیڈ جو ہے وہ آگے پھیلے گی؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ماہر قومی سلامتی امور سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا، آپ کا بہت شکریہ. اور منصور جعفر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ.